नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। मैं अपनी खबर शुरू करें उससे पहले सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि संतोष पाठक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन बटन दबाते रहिए, ताकि ये सच्ची खबरें आप तक पहुंचे। सच्चाई जब पहुंचेगी तभी आप स्वीकार कर पाओगे इस देश में हो क्या रहा है। चलिए मैं शुरू करता हूं आज की ये सच्ची खबर। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। पहले राहुल बोल रहे थे, अब वो अखिलेश यादव बोलेंगे। और इस समय दो बड़े दल हैं। पहला कांग्रेस है जो विपक्ष में है, और तीसरे नंबर की इस देश की सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में है, उसका नाम है समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये सवाल कर रहे हैं कि हुजूर हमें बता देते कि कितने 18,000 एफिडेविट जो हमने जमा कराए थे, उनका जवाब तो आज तक दिया नहीं आपने। राहुल गांधी से एफिडेविट पूछ रहे हो, और हुजूर हमें यह भी बता दो कि अनुराग ठाकुर से ऐसी क्या दोस्ती है और ऐसी क्या आपका रिश्ता है कि उन्होंने 7 लोकसभा सीटों का मसला बता दिया तो उन्हें आपने एक भी नोटिस दाखिल नहीं किया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सब बातें चल ही रही थी कि घबराए चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि हम कल जवाब देंगे दोपहर के बाद। अब उधर राहुल की रैली है बिहार में, इधर अखिलेश का ताबड़तोड़ वार है। तो आखिर चुनाव आयोग फिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस को तैयार है? और इसमें दो राज और हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया जा सकता है कि मैंने वो 65 लाख की सूची तैयार कर ली है, या मैं सर्वोच्च अदालत से अनुनय विनय करता हूं कि मुझे कुछ देर का वक्त दिया जाए। आपको याद होगा कि सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि एसबीआई हमें इतने टाइम फ्रेम में बताए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का खेल क्या है। बार बार कह रही थी हम नहीं बता सकते, हमारे पास ये है, हम नहीं बता सकते ये। और उस खेल ने 2024 के चुनाव का मटिया मेट कर दिया। हालांकि सीजीआई पर कई लोग पूर्व सीजीआई पर आरोप लगाते रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया कि लंगड़ा घोड़ा बना दिया। मतलब तुम चलोगे तो लंगड़ाओगे जरूर, बैसाखी लगानी पड़ेगी। आज चुनाव आयोग कल जवाब देगा, लेकिन उससे पहले संतोष पाठक जी, आखिर ऐसा अखिलेश यादव ने कहा क्या जो चुनाव आयोग तत्काल भागा है? राहुल गांधी तो 8 दिन से चिल्ला रहे। देखिए बिल्कुल। और अब वाकई जो राजनीति हो रही है शिव जी, वो एक अलग तरह की राजनीति हो रही है। अपोजिशन जो गठबंधन है वो अपने रंग में नजर आ रहा है, एकजुट होकर नजर आ रहा है। अब अखिलेश यादव के कार्यकर्ता वाराणसी जाकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राव को वाराणसी से विजेता घोषित कर देते हैं, नरेंद्र मोदी की बजाय उन्हें सांसद घोषित कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव थोड़ा थोड़ा अब मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर चलते जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का राजनीति में जो बड़ा कद बढ़ा, उनके बड़े दिल की वजह से बढ़ा। क्योंकि मैंने उसको कवर किया अपने शुरुआती दौर में, और मैं देखता था कि मोहन सिंह जैसे नेता, जनेश्वर मिश्रा जी जैसे नेता मुलायम सिंह यादव की पार्टी के सांसद थे, लेकिन खुद आगे बढ़कर नेताजी उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उनको बिठाया करते थे, उनको रिसीव किया करते थे। तो इससे मुलायम सिंह का कद बढ़ा। आज की तारीख में कांग्रेस का जो भी कोई भी नेता राहुल गांधी के साथ उतनी मजबूती से नहीं खड़ा होगा जितनी मजबूती से अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव खड़े हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई है। राहुल गांधी यात्रा निकालने जा रहे हैं, राहुल गांधी बिहार की धरती पर जा रहे हैं, कैसे उनको रोकने की कोशिश की जा रही है ये भी हम आगे बताएंगे। लेकिन आज जो अखिलेश यादव ने कह दिया लखनऊ में, क्या कहा अखिलेश यादव ने? अमेरिका, बहुत सारे दर्शकों को बता देता हूं, अमेरिका, जर्मनी और जापान में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, ईवीएम से नहीं होता है। अखिलेश यादव ने पूछ लिया कि भाई अमेरिका, जर्मनी और जापान में जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है, अब अमेरिका कितना विकसित देश है, जर्मनी और जापान कितना विकसित देश है, भारत तो उनके मुकाबले अभी काफी पीछे है। जब वहां कागज पर चुनाव होता है, बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, तो यहाँ की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ईवीएम का राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं? जाहिर सी बात है कि सवाल गहरा था, सीधे सीधे चुनाव आयोग पर चोट कर दिया था। उधर राहुल गांधी यात्रा निकालने जा रहे हैं। कल 11 बजे उनकी सासाराम में यात्रा होनी है। बिहार प्रशासन ने उनको शहर के अंदर लैंडिंग की परमिशन नहीं दी है, सभा की परमिशन नहीं दी है, उसको लेकर कई तरह का विवाद उठ रहा है। लेकिन यहाँ मैं दो तीन चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। अखिलेश यादव कैसे परेशान कर रहा है, कैसे परेशान कर रहे हैं।
100 के आंकड़े को देखिए। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद है, जिसमें से 100 से ज्यादा सांसद वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, अलग अलग राजनीतिक दलों से आए। और अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को सदाबहार ऑफर दे रखा है कि 100 विधायक लेके आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। समय बदला तो केशव प्रसाद मौर्य आए या ना आए, पता लगे कि कोई और निकल कर आ जाए 100 विधायक साथ लेकर और अखिलेश यादव को कहे कि समर्थन दे दो और वो मुख्यमंत्री बन जाए। क्या होगा कैसे होगा कह नहीं सकते, लेकिन उस तरह की सुगबुगाहट शुरू हुई है। बृजभूषण शरण सिंह ने एक तरह से सीधा सीधा उन्होंने फिर से मना कर दिया कि भाई जातियों के नाम पर गोलबंदी मत करो, ठाकुर विधायकों की गोलबंदी मत करो। तो इस तरफ एक तरफ ये घटनाक्रम चल रहा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर बरस गए, तीसरी तरफ राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बिहार की सड़कों पर उतर रहे हैं। और राहुल गांधी के बिहार की सड़कों पर उतरने ने सरकार को डिफेंसिव मोड में ला दिया है और फिर अचानक खबर निकलकर सामने आई। इतनी जल्दी तो तभी खबर निकल जब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होता है, तो भी सुबह चुनाव आयोग घोषणा करता है। आज चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि कल हम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राहुल गांधी का डर, अखिलेश यादव का डर, तेजस्वी यादव का डर, इंडिया गठबंधन की एकजुटता का डर, सुप्रीम कोर्ट का डंडा अभी अभी चला है, उनको 65 लाख लोगों के नाम कारण सहित अपलोड करने हैं, अलग अलग जगह पे पोस्टर लगाने हैं बाकायदा उनको। 3 बजे डर के मारे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया है। देखते हैं चुनाव आयोग कल क्या कहता है, क्या जवाब देता है राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के आरोपों का। लेकिन जो राहुल ने सवाल किए थे चुनाव आयोग पर, उससे ज्यादा भयंकर अखिलेश ने किया है प्रहार। उन्होंने कहा तुम तो वोट चोरी नहीं वोट डकैती डाल रहे हो। वो तो चोरी तक की कह रहे थे, इन्होंने डकैती शब्द, दोनों अंतर है पाठक जी। चोरी शब्द थोड़ा सा हल्का है, डकैती शब्द हमारी भाषा में आपकी भाषा में बहुत भयंकर है। अब डकैती पड़ती कहां थी, लेकिन चुनाव आयोग तो डाल रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। और लगातार मेरे पूछने के बावजूद बताता नहीं, कुंदरकी में नहीं बताया, अयोध्या की उस सीट पर नहीं बताया, अवधेश प्रसाद वाली पर, मीरापुर में बंदूक से वोट रोके गए, चुनाव आयोग चुप क्यों है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फिर महमूदाबाद में जब उपचुनाव हुआ चेयरमैनी का, तो 575 वोट से सपा जीत रही थी और जिता दिया निर्दलीय, क्योंकि बीजेपी की जमानत जब्त हो गई थी वहां। और जहां दूसरी मिश्रित नगर पालिका परिषद पर चुनाव था, वहां हमने बराबर टक्कर दी, हमें 4000 वोट मिले। तीसरी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरपंच वाली ईवीएम कैसे गड़बड़ हो गई, ईवीएम तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसने गलत कैसे डिसीजन दे दिया। 2.5 साल बाद वहां भी पोल खुल गई और सर्वोच्च अदालत के समक्ष खुली। तो अब सर्वोच्च अदालत को समझना चाहिए, सर्वोच्च अदालत अगर अनिल मसीह को उस समय सजा दे देती तो ना तो ये वोट चोरी का मसला सामने आता, ना ये वोट मशीनें पकड़ी जाती। अनिल मसीह को सजा ना मिलने से गड़बड़ झाला करने वाले अधिकारी कर्मचारियों का हौसला बढ़ गया। संतोष सर, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। ऐसे में चाहे अखिलेश के सवाल हो चाहे राहुल के सवाल हो, लेकिन उसका सवाल कौन सुन रहा है जो वोट चाहता है कि मैं दे रहा हूं कांग्रेस को और वोट भाजपा को जा रहा है। उसकी कौन सुनेगा जो वोट कह रहा समाजवादी पार्टी को देके आया और जीत गई भाजपा, उसे कौन समझाएगा। यही तो वोट चोरी और वोट डकैती है। तो इससे कैसे निजात मिलेगी, क्या कल चुनाव आयोग कुछ कहेगा इस पर। देखिए, जहां तक शिवजी अखिलेश यादव का सवाल है, अखिलेश यादव इसलिए इस तरह के कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो भुक्तभोगी रह चुके हैं और उन्होंने बाकायदा जो 18,000 मतदाताओं के नाम उन्होंने चुनाव आयोग को दिए सबूत के साथ। अखिलेश यादव ने जितनी शिकायतें की हैं शिव जी, आप उसकी गुणवत्ता क्वालिटी देखिए, सबूत के साथ अखिलेश यादव ने शिकायत की है। तो नेता का दर्द तो छलकता है ना, जब वो सबूत के साथ शिकायत करे और चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करते हुए नजर ना आए, तो निश्चित तौर पर उनका दर्द छलकता है। लोकसभा चुनावों में उन्होंने देखा, विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने देखा, उपचुनाव के दौरान उन्होंने देखा कि किस तरह से गड़बड़ियां की गई और उन गड़बड़ियों की शिकायत करने पर चुनाव आयोग ने किस तरह की कार्रवाई की, इसके बारे में कुछ भी तथ्य अभी तक सामने नहीं है। ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का वो दर्द निकलकर सामने आया। लेकिन अखिलेश यादव का वो दर्द उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा, इस बात को भी अच्छी तरह से समझिए। लोकसभा चुनाव में लड़ भिड़ कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उनकी औकात बता दी।
303 से 240 पहुंचाने में उत्तर प्रदेश की महान जनता का एक बड़ा योगदान था। तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भिड़े हुए हैं। बिहार में राहुल गांधी उतरने जा रहे हैं। खबर ये आ रही है कि प्रशासन ने, डीएम ने उनके विमान को लैंड करने की जगह नहीं दी है, उनकी लैंडिंग की जगह बदली जा रही है, सभा की जगह बदली जा रही है। ये कहीं ना कहीं सरकार की घबराहट को अपने आप में दिखाता है। और राहुल गांधी जो अपनी यात्रा करने जा रहे हैं, जना मैं जिलों के नाम भी बता देता हूं: रोहतास, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, सारण, भोजपुर और उस यात्रा का समापन पटना। आप देख लीजिए, 25 से ज्यादा जिले कवर कर रहे हैं। 16 दिन की यात्रा होगी, 1300 किलोमीटर पैदल चलेंगे। अगर कोई नेता, आप इस विवाद को अलग हटा दें, अगर कोई नेता यात्रा निकाल रहा है जनता के साथ जुड़ने के लिए, जनता के साथ संवाद करने के लिए, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र यही तो होता है कि नेता जो है जनता के साथ जुड़ता है। तो आप उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने की जगह नहीं देंगे। सारे पोस्टर बैनर छप चुके हैं। पूरे बिहार की जनता को उन्होंने सासाराम में सभा के स्थल पर बुला लिया है। अंतिम समय पर स्थानीय प्रशासन कहेगा कि नहीं, सभा का स्थल बदल दो। कहीं ऐसा होता है? भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय तक विपक्ष में रही है, कभी क्या उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया? और अगर किया गया एक दो जगह, तो कितने भयानक तरीकों से सड़क पर उतरकर वो प्रोटेस्ट करते थे। आज उनको शहर के भीड़-भाड़ की चिंता हो रही है। आज उनको शहर के ट्रैफिक की चिंता हो रही है। यहाँ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब रैलियां होती हैं, पूर्वी दिल्ली में बात कर लीजिए, रोहिणी में बात कर लीजिए, रामलीला मैदान में कर लीजिए, क्या आसपास का ट्रैफिक जाम नहीं होता है? तो ये सब चीजें बताती है कि सरकार और प्रशासन घबराया हुआ है। एक और चीज मैं कहूंगा, इस वोटर लिस्ट में आज दिल की बात ये कह देता हूं कि हमने जो व्यवस्था बनाई, एक तो ईवीएम, ईवीएम पे जो सवाल है वो तो सवाल उठ ही रहे हैं। हमने जो व्यवस्था बनाई है ना बीएलओ वाली, अब बीएलओ की इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ का काम क्या था? सिर्फ बीएलओ का काम है घर घर जाकर वेरीफाई करना। और अब बीएलओ क्या करता है? भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर के किसी नेता के घर बैठ जाता है, वहीं बैठ के वोटर लिस्ट तय होता है, वहीं बैठ के नाम काटा जाता है। और मैं खुद इसका प्रत्यक्ष साक्षी रहा। आप कुछ भी डॉक्यूमेंट दे दीजिए बीएलओ को, सही लिस्ट, सही नाम, सही पिता का नाम, सही पते के साथ आपका वोटर आई कार्ड बन के ही नहीं आ सकता। आप एक जगह से दूसरी जगह जाइए, चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट भेज दीजिए कि वहां से मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटाकर दूसरी जगह जोड़ दिया जाए। दूसरी जगह जोड़ तो दिया जाएगा, लेकिन पहली जगह से नाम काट दिया जाएगा। पहली जगह से नाम काटा नहीं जाएगा, तो दो दो जगह जुड़ जाएगा, तीन तीन जगह जुड़ जाएगा। और फिर क्यों नाम काटा गया, कैसे नाम काटा गया, ये एसआईआर अभियान भी जो था वो था कि वेरीफाई करके हम इसको नाम काटेंगे। अब जिन लोगों को आपने मृत बता दिया, अगर वो जीवित होकर सामने आ रहे हैं, तो ये तो पता लग रहा है ना कि आपके बीएलओ ने वेरीफाई नहीं किया। सजा तो मिलेगी ना। अगर बीएलओ ने गलती की तो सजा उनको मिलनी चाहिए। मसीह साहब ने गलती की तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों छोड़ दिया? जब तक गलती करने वाले बीएलओ को, जब तक गलती करने वाले मंडल स्तर के अधिकारी को, जब तक गलती करने वाले जिला निर्वाचन अधिकारी को, जो चुनाव के दौरान जो डीएम होते हैं वही चुनाव के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी हो जाते हैं, उनको सजा नहीं मिलेगी, तब तक इस तरह की गलतियां होती रहेंगी। इस तरह के अधिकारी सुधरेंगे नहीं और नेता चुनावी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते रहेंगे। लेकिन अब सड़क पर उतरने के बाद चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग का डर सामने आ रहा है, नरेंद्र मोदी साहब का भी डर सामने आ गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बिना उनसे पूछे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो तारीख और समय है वो तय तो किया नहीं होगा। आजकल तो सब कुछ सरकार तय करती है। जी शिव। नहीं, अब सब समझ गए हैं, खेल सब समझ गए वर्षों से। 11वीं वर्ष के बाद 12वीं वर्ष में प्रवेश कर गए हैं नरेंद्र मोदी। और 13वीं वर्ष के बाद, यानी 12वीं वर्ष के बाद 13वां वर्ष आता है, उसके बाद बच्चा भी किशोरावस्था में चला जाता है। और ये किशोरावस्था 17 वर्ष तक रहती है, उसके बाद फिर युवावस्था में वो तब्दील हो जाती है। अब आप सोचिए, 11 वर्ष में जनता को क्या मिला, ये बता क्यों नहीं रहे? राहुल को क्यों रोक रहे हो? मुझे वो वाकया याद है कि 2012-13 में जब 9 वर्ष या 10वीं वर्ष चल रही थी यूपीए की, यूपीए पार्ट 2 की, तो किसी ने तो मोदी को रोका नहीं। मोदी जहां चाहते थे प्रचार करते थे, जहां जाते थे वहां जाते थे। भयंकर आरोप लगाए थे 2014 के चुनाव में चुनाव आयोग पर, किसी ने नहीं रोका। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, वो जवाब देगी।
लेकिन अब ऐसा क्यों है कि चुनाव आयोग है तो नरेंद्र मोदी है, मोदी और शाह हैं, और ईडी है तो मोदी शाह, सुप्रीम कोर्ट है तो मोदी शाह, आपकी राज्य सरकार है तो मोदी शाह, डबल इंजन है तो मोदी शाह, यानी मोदी शाह ही है। डबल इंजन में राज्य वाला नहीं जुड़ता। आखिर यही सब करना है तो फिर बोल दो 15-20 साल तक चुनाव उनाव की जरूरत नहीं है, अब हम ही रहेंगे और हमें ही तुम्हें झेलना पड़ेगा। झंझट खत्म, बात खत्म, पैसा हजम। छोटे पे हम लोग खेलते थे, बात खत्म, पैसा हजम, तेरे तो पैसे थे वो खत्म हो गए। अब इधर आप ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पुरानी सरकारें झूठ बोलती थी, कुछ किया नहीं, हम कर रहे हैं। हमने 10 साल में भारत की एक साख बनाई, विदेशों में पहचान बनाई, और इतनी बना दी है कि हर बार पाकिस्तान की और हमारी लड़ाई के बीच में ट्रंप आ जाते हैं। इन सब बातों को लेकर आप ये कैसे जनता से अपना पीछा छुड़ा सकते हो कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया। पूर्ववर्ती सरकारों ने अगर कुछ नहीं किया होता तो आज हम यहाँ बैठ के दोनों लोग बात नहीं कर रहे होते। पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया होता तो हम पढ़ लिख कर यहाँ शुद्ध हिंदी और अच्छे शब्दों में बातचीत नहीं कर रहे होते। इसके बावजूद भी संतोष जी, एक वर्ग विशेष है जो ये सुनने को राजी नहीं है कि सच क्या है। वो झूठ को ही चाशनी में लपेट कर इतना परोसने में मस्त है कि चाशनी में उसके कपड़े सने जा रहे हैं, उसके हाथ भी चिपक रहे हैं, लेकिन वो मजबूर है कि वो वही परोसेगा चाशनी। संतोष जी। देखिए, आपने जिक्र कर लिया अमेरिका का, उस पे भी आऊंगा, लेकिन परिस्थितियां कैसे बदल रही है वो देखिए। पूरे देश का मैं थोड़ा सा खाका खींच देता हूँ, इनकी समस्या कैसे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर उन्होंने एक राजनीतिक माहौल बनाना शुरू कर दिया। पंजाब में किस तरह की दिक्कत आम आदमी पार्टी इनके लिए पैदा कर रही है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, लेकिन कितने अंतर विरोधों के साथ घिरी हुई है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार दिल्ली वासियों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाई, अब दिल्ली वासी निराश हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी अपनी सरकार है, लेकिन आपस में लड़े हुए लोकसभा चुनाव में इनका गड़बड़ हो गया। अखिलेश यादव आक्रामक मुद्रा में नजर आ रहे हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन राहुल गांधी के उतरने के बाद, चुनाव आयोग की पोल खुलने के बाद, वोट चोरी की पोल खुलने के बाद, एसआईआर अभियान का सच सामने आने के बाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश देने के बाद अब बिहार की चुनावी फिजा भी इनके लिए बदलती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में क्या है कि कैबिनेट के अंदर हंगामा मचा हुआ, कैलाश विजयवर्गीय और दूसरे जो बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनसे मुख्यमंत्री असहज है। राजस्थान में मुख्यमंत्री और किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेताओं के बीच में विवाद चल रहा है। दक्षिण भारत में जाना चाहते थे, कर्नाटक में ये कांग्रेस की सरकार गिरा नहीं पा रहे हैं। उसके बाद कर्नाटक से ही लोकसभा सीट का फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आ गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो इनकी सरकार के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ उनकी बातचीत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और ये समस्या तो बढ़ी रही है। लेकिन इस बीच आपने विदेश का जिक्र किया ना, जरा मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ पुतिन ने क्या किया कल देर रात। डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप की जो बखिया उधेरी है, डोनाल्ड ट्रंप की जो बेइज्जती की है, डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा देखने लायक। इस तरह की द्विपक्षीय बातचीत में पुतिन कभी भी रूसी भाषा छोड़कर किसी और भाषा में नहीं बोलते थे। कल अंग्रेजी में बोला उन्होंने और बोला कि मास्को आ जाइए, मास्को में अब बात करेंगे। 3 घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत का पूरा पैटर्न बदल दिया। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 मिनट की हुई। आमतौर पर अमेरिका की यात्रा पर अगर दुनिया के किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं, उसके बाद मेहमान देश के राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत, देर रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की, और बगल में बिठा के, ट्रंप साहब की आदत हो गई बगल में बिठा के राष्ट्राध्यक्षों को बेइज्जत करते हैं, बगल में बिठा के कहा कि हम भी जानते हैं कि युद्ध खराब है, लेकिन यूक्रेन के साथ जो लड़ाई चल रही है, इसको रोकने के लिए इसके मूल कारण को समझना होगा। मूल कारण क्या? कि अमेरिका यूक्रेन की धरती का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करना चाहता है। तो ट्रंप के बगल में बैठकर उन्होंने ट्रंप को नसीहत भी दी थी, ट्रंप को धमका भी दिया, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम फिर मिलते हैं, पहली बार इस तरह की द्विपक्षीय बातचीत में पहली बार अंग्रेजी भाषा में बोलते हुए पुतिन ने कहा, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। यानी अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझौता करना है ना, तो उनको रूस की राजधानी मॉस्को जाना पड़ेगा। और उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोल भी खोल के रख दी रूस के राष्ट्रपति ने
कि जब से ट्रंप साहब राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, अमेरिका और रूस के बीच में व्यापार बढ़ा है। और यहाँ रूस से तेल खरीदने के लिए हम पे 50% टैरिफ लगा दिया गया और हमारे प्रधानमंत्री साहब की जुबान नहीं खुल रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को आगे करते हैं, कभी कोई नेता प्रवक्ता सामने आ जाता है। अमित मालवीय आज आगे हैं, कल का वो व्हाट्सएप करे जा रहे हैं कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बोला। अरे वो हम सब जानते हैं, आपको वीडियो भेजने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं भाई कि पुतिन सीधे-सीधे खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को झाड़ रहे हैं ना। हमारे 56 तुम इंच कब के सीने झाड़ोगे? वाले हमारे तुम 56 इंच कब के सीने झाड़ोगे? हमारे 56 इंच के सीने वालों को बुलाया गया अमेरिका, वो गए नहीं डर के मारे कि पता लगे पाकिस्तानी आर्मी चीफ के बगल में बिठा के डांट खिला दे। आप दूसरे नेताओं को आगे करने के बजाय नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका जाएं, ट्रंप के बगल में बैठे उसी व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में, और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, एक छोटे देश के राष्ट्रपति ने, युद्ध में फंसे हुए छोटे देश के राष्ट्रपति ने, परेशान और मुसीबत में फंसे हुए छोटे देश के राष्ट्रपति ने जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को उनकी हैसियत बताई थी, आप तो 144 करोड़ देश के 144 करोड़ लोगों वाले देश के प्रधानमंत्री हो। भारत के प्रधानमंत्री की कोई इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकता सिर्फ। और जिस दिन ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, एक-एक भारतीय ने अगर अमेरिकी कंपनी का, अमेरिकी सामानों का बहिष्कार कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपके मन में चोर है, आपको दोस्त को बचाना है। अगर देश को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी उतर जाएंगे, इस देश का एक-एक भारतीय उनके साथ खड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत नहीं होगी, तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि कब जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठकर कहेंगे कि मिस्टर ट्रंप, यू आर माय फ्रेंड बट यू आर लाइंग। आप झूठ बोल रहे हो, लगातार झूठ बोल रहे हो, और हमें कह रहे हो कि हम तेल खरीदते हैं रूस से। पुतिन ने आपके बगल में खड़े होकर कह दिया था कि आपके आने के बाद व्यापार बढ़ गया। तो सिर्फ बिजनेस करना है तो बिजनेस करो ना, बिजनेस में फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी को क्यों घुसा रहे हो? भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हो, व्यापार बढ़ाओ। फिर हमें ये क्यों कह रहे हो कि पाकिस्तान के साथ हम संबंध बनाए? वो हम पाकिस्तान के साथ, हमारा हिसाब किताब हम देख लेंगे। पाकिस्तान के साथ निपटने के लिए हमें किसी अमेरिका, चीन, रूस की जरूरत नहीं है, वो हम देख लेंगे। तुम अपने से मतलब रखो और बताओ कि व्यापार में तुम्हें क्या-क्या चाहिए। और ये भी बता देना कि हम अपने किसानों का हित नहीं होने देंगे, अपने मछुआरों का हित नहीं होने देंगे। और माफी मांगो, जो भारतीयों को बेड़ियों में जकड़ के मिलिट्री प्लेन में बिठाकर आपने भेजा था, उस हरकत के लिए यहाँ पर सॉरी बोलो, माफी मांगो। ये कहने की हिम्मत नरेंद्र मोदी साहब कब जुटा पाएंगे? चलिए अब देखते हैं ये हिम्मत की बात कब आएगी सामने। अभी तो लचर पचर मामला है, वो भारत में भी नहीं कह पा रहे हैं कि हम, हमारे मामले में कौन होते हैं ट्रंप, ये भारत में भी उन्होंने नहीं कह पाया, वो संसद में नहीं कह पाए। तो अब हमें तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी रोज कह रहे हैं कि ट्रंप कौन है जो हमारे देश के बीच में बोल रहे हैं। बाकी सभी लोग कह रहे हैं, बाकी सभी जवाब भी दे रहे हैं। और अब तो राफेल से लेके सारी खबरें छप चुकी हैं, अब कोई कुछ बचा हुआ नहीं है, कोई कुछ छुपा हुआ नहीं है। हाथी के दांत हैं, अब तो सब सामने आ चुके हैं। फिलहाल हमें ये इंतजार रहेगा कल चुनाव आयोग अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जवाब क्या देता है, और इसी जवाब की प्रतीक्षा में दर्शकों से कहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक पहुंचा दो, ताकि लोग जान सकें कि कल चुनाव आयोग अखिलेश यादव और राहुल गांधी के जवाब देगा। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष पाठक जी का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।